स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं एआईएमआईएम के वेस्ट यूपी प्रभारी मेहताब चौहान के पास। दरअसल इनके पास आने का मकसद तो और था, लेकिन जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद के नेता पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया, उसके बाद से अब सवाल बदल गए। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से बयान दिया गया है, आखिर उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ऐसा बयान बार बार क्यों दिया जाता है। एक शख्स जब एक समुदाय की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है, सड़क से लेकर सदन तक तमाम तरीके से कोशिश की जाती है, बावजूद इसके उसी समाज के धर्मगुरु आखिर क्यों उस शख्स के खिलाफ बयान देते हैं और गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एआईएमआईएम के वेस्ट यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान है। सर, आपने सुन लिया होगा बयान मौलाना महमूद मदनी साहब का। हमारे ठीक बराबर में देवबंद है, वहां से ताल्लुक रखते हैं और देश भर या दुनिया में जाने जाते हैं। देश के मुस्लिम लीडर हैं, या कह सकते हैं जमीयत उलेमा हिंद का एक बड़ा नाम है। उसके बाद इस तरीके का बयान क्या सोचते हैं सर? देखिए, जहाँ तक मौलाना महमूद मदनी साहब का सवाल है, मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे आलिम हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और जमीयत के सदर भी हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन जिस तरह का इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें बयान उन्होंने दिया है, वो बड़ा गलत बयान है। देखिए, आज उन्होंने उन तमाम लोगों को पागल घोषित कर दिया जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत रखते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में जाते हैं, उनको पसंद करते हैं। उसमें हमारे आलिम भी हैं, कुछ मुफ्ती भी हैं, मौलवी भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं। तमाम लोगों को उन्होंने पागल घोषित कर दिया। एक आलिम से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां तक उनके बयान का ये सवाल है, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से मौलाना को कोई ऑफर हो गया है। हो सकता है कि कहीं से फिर दोबारा राज्यसभा की कोई ऑफर हो गया हो, इसलिए हो सकता है उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान दिए। हालांकि मेरा मानना है कि मौलाना को या तो खुल करके पूरी तरीके से पॉलिटिशियन हो जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, या इस्लामिक स्कॉलर के रूप में काम करना चाहिए। मौलाना को के जब मैं बयान सुनता हूं तो कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन रहता है, ना तो वो पूरी तरीके से पॉलिटिशियन वाली बात करते हैं, ना पूरी तरीके से इस्लामिक स्कॉलर वाली बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद कंफ्यूज हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं से कोई ऑफर हो राज्यसभा वगैरह का, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है, अब उस अपने बयान के बाद वो खुद ही गिरने लगे हैं। जो उनको मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, बड़ी तादाद में लोग अब उनके खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और अगर आपको राजनीति करनी है तो फिर राजनीति कीजिए। आप पहले भी राज्यसभा सांसद रहे, राष्ट्रीय लोकदल से लड़े, और कई ऐसे मौके पड़े जब उनकी वजह से कई मुस्लिम नेता हार गए। तो अब ऐसे में जब बयान आया और उपचुनाव सर पर है, उपचुनाव भी सर पर है, तो क्या इन चीजों को चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए, और ऐसा बयान चुनाव से पहले किसको फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल चुनाव से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। और जहां तक उनके खिलाफ का मामला है, तो देखिए, मुखालफत तो उन्होंने खुद मोल ली ना। उन्होंने उन तमाम लोगों को जो मजलिस से मोहब्बत रखते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत रखते हैं, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनने जाते हैं, उन तमाम लोगों को उन्होंने बेवकूफ कह दिया ना, उन्होंने पागल कह दिया। तो वो लोग जो जिन लोगों को पागल कहा, उसमें आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मौलवी भी हैं, तमाम ही तरह के लोग हैं। अब वो तमाम लोग सवाल तो करेंगे ही, सवाल तो होगा ना। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मौलाना महमूद मदनी साहब को खुल करके या तो प्योर पॉलिटिशियन हो जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप आइए, हमारे सदर हमेशा एहतराम करते हैं आलिमों का, हम भी एहतराम करते हैं। आप आइए, आप कदम तो बढ़ाइए आगे, आप पॉलिटिशियन बनिए तो सही, आप पॉलिटिक्स में खुलकर आइए तो सही, रहनुमाई कीजिए तो सही मुसलमानों की। हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन भी रहता है। वो चाहते भी हैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बनना, और वो साथ में इस्लामिक स्कॉलर भी बना रहना चाहते हैं। अब वो दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले कई लोगों से बात की, आमिल कामिल मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि पहले भी इस तरीके से एआईएमआईएम के चीफ के खिलाफ बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने माजरत पेश की,
दोबारा ये बयान बयान दिया गया है, अभी माजरत पेश करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं मैं अपने बयान पर अटल हूं। ऐसा लोगों ने मुझे बताया जिन लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से बात की है। आप अपने बयान पर अटल हैं। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद की अगर हम बात कर लें तो जमीयत में भी दो फाड़ हो चुके हैं। आरोप इन पर यह है कि आपने साहब वहां भी दो फाड़ करा दिए। अब राजनीति में जो सख्त आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ आप इस तरह से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको चुनाव से पहले इस तरीके से आना, और एक तरफ जमीयत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ नेता बनना चाहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू, कैसे चलेगा सर? देखिए जैसा आपने बताया कि कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले भी स्टेटमेंट आए हैं, और मैं और कुछ पहले को जाना चाहता हूँ। बागपत की एक बरनावा विधानसभा हुआ करती थी। उस विधानसभा में ये आपको 2002 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद 2002 की बात है। वो विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उस वक्त भी आपने जो मीर हसन नेशनल लोकतांत्रिक के कैंडिडेट थे, उनका चुनावी माहौल बना हुआ था, बहुत अच्छा चुनाव था। आपने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आकर के बरनावा विधानसभा के जो मुस्लिम बहुल्य गांव हैं उन्होंने प्रोग्राम किए, जनसभाएं की, और माहौल पूरा लोकदल के फेवर में कर। आप लोकदल से राज्यसभा सांसद थे, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस तरह का, ये शुरू से इनका रहा है। और रही देखिए, जहां तक जमीयत में दो फाड़ की बात है, इस बात के लिए तो मैं नहीं कुछ कह नहीं सकता। बाकी लोग कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह का भी माहौल है कि जमीयत में जो दो फाड़ हुए, दो गुट बने हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं महमूद मदनी साहब का हाथ है। हालांकि इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। खैर, इस बात को हम छोड़ दें तो ही बेहतर है। अब आप AIMIM के वेस्ट यूपी चीफ हैं, तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बयान दिया है, हम भी उनको मानते हैं, आप भी मानते हैं, अब उनको इस पर माजरत पेश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आवाम उनके खिलाफ खुले तौर पर आग बबूला है और उनसे सवाल कर रही है, तो माजरत पेश करनी चाहिए या फिर वो ऐसे ही आग जलने देंगे? देखिए, जहां तक मुझे लगता है ना, मौलाना साहब का ये जो स्टेटमेंट है वो प्री प्लान है। हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ऑफर है, तब वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। तो इतने सारे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़, उनका कोई ख्याल रखने, स्टेटमेंट अगर उनको देना है तो सोचना चाहिए था उनके खिलाफ भी बगावत हो सकती है। क्योंकि जितने लोग मुझे लगता है इनको मानते हैं, महमूद साहब को मानते हैं, कहीं उससे ज्यादा मुझे लगता है ओवैसी साहब को मानते हैं लोग। नहीं, शायद आप मौलाना महमूद मदनी साहब आलिम हैं, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, नहीं देनी चाहिए। आपको लोग आपका सम्मान करते हैं, एक आलिम होने की वजह से आपका सम्मान करते हैं, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। अब तो बताया जा रहा है कि 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जमीयत के किसी सदर या नेता के खिलाफ इस तरह से लोग आग बबूला हुए हों, और कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जमीयत के पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। तो जिस तरह से तूफान उठ रहा है, उस तूफान को शांत करने के लिए अभी तक भी मौलाना साहब का कोई बयान नहीं आया है। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 77 साल हो गए। इन 77 सालों से मुसलमान हमेशा से कभी कांग्रेस के को पीछे रहा, कभी समाजवादी के पीछे रहा, कभी जनता दल के पीछे रहा, कभी बसपा के पीछे रहा, कभी RLD के पीछे रहा। कभी मुसलमान ने अपनी लीडरशिप नहीं बनाई। और जब जब मुसलमान ने लीडरशिप बनाने की बात कही या सोची, तो इस तरह के बयानात दे करके मुसलमान को गुमराह किया गया। लेकिन आज का मुसलमान समझ चुका है, देख रहा है कि सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों की तकलीफ, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर बोलने वाला कौन है? वो चीज को महसूस कर रहा है, वो चीज को महसूस कर रहा है। और वो उसी का ही ये नतीजा है कि आज मौलाना के इस बयान के खिलाफ एक बड़ा आलिमों का तबका मौलाना के खिलाफ हो चुका है। ये उसी चीज का नतीजा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए, मौलाना ने एक स्टेटमेंट दिया, अपनी पर्सनल राय किसी की भी हो सकती है। देखिए, किसी पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, इतने बड़े पद पर बैठकर पर्सनल तो नहीं हो सकते ना। नहीं, वो उन्होंने कहा कि आप वो डिसएग्री करते हैं तो वो करते हैं, ठीक है, उनका अपनी पर्सनल राय हो सकती है। लेकिन आप उनको बेवकूफ नहीं कह सकते जो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत रखते हैं। आप उनको पागल नहीं कह सकते जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करते हैं या उनको उसको मारते हैं। आज आप मुझे बताइए, मामला बाबरी मस्जिद का हो, 3 तलाक का हो, अभी आप देखिए नबी की शान में गुस्ताखी की गई। आप देखिए वक्फ बोर्ड पर जो मसले चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। आप बताइए, कौन बोल रहा है? आप मुसलमानों के ऊपर हो रही हर जुल्म और ज्यादती पर कौन बोल रहा है?
मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मौलाना से, देखिए बयान देने से पहले ये समझ लीजिए कि इन बयानों से कुछ नहीं होता। कानून जो बनते बिगड़ते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बनते बिगड़ते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज बनने वाला कौन है? उस समाज की जिस समाज की आप रहनुमाई करने की बात कर रहे हैं, उस समाज की पार्लियामेंट के अंदर आवाज बनने वाला कौन है? अगर आप उसी आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं तो ये नाइंसाफी है। ये कहीं ना कहीं फिर आप उस पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं जिसकी आप रहनुमाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई महमूद अजीज साहब की बात। अब 10 चुनाव के जो उपचुनाव होने 10 सीटों पर, उनकी घोषणा होने वाली है, बहुत कम समय बचा है, तो आपकी क्या तैयारी है सर? वेस्ट यूपी में क्या देख रहे हैं आप? देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उपचुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, और इंशाल्लाह वेस्ट यूपी समेत पूरे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ AIMIM के वेस्ट यूपी सदर महताब चौहान, जिन्होंने साफ कहा महमूद वजीर साहब ने जो बयान दिया है वो गलत है, उस पर माजरत पेश करनी चाहिए। जिस तरीके से तूफान उनके खिलाफ उठ रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल कर सकता है, और साथ ही ये वेस्ट यूपी या फिर आसपास की जितनी भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे। सहयोग इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज डिवाइन टीवी, मेरठ। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.